Good morning. Welcome to Reliance Trading Academy Pre-Market Road. Let me share the screen. तो कुछ गुड न्यूज आई है और उस गुड न्यूज के चलते मार्केट्स बुलिश हो गए हैं। और अगर हम देखेंगे तो SGX लगभग 180 पॉइंट्स ऊपर है, 17,000 के ऊपर। फिर ये है नैस्डैक कंपोजिट, ये कल 2% ऊपर है। डाउ जोन्स ऊपर है लगभग 2%। S&P 500 इज ऑल्सो नियरली 2%। तो मेजर जो इंडेक्स है वो अप्रोक्सीमेटली 2% ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भी गैप अप ओपनिंग हमें मिलेगी 17,000, 17,050 या 17,100 के पास हमें ओपनिंग मिल सकती है। और एक चीज है जो मेरी नजर में आ रही है। गोल्ड जो है, गोल्ड ने भी कल, अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में देखेंगे तो बिल्कुल 3:30 बजे के बाद, हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट किया था। ठीक है, ये 3:30 बजे के बाद में, एग्जैक्टली 3:30 बजे के बाद में बुलिश मूवमेंट किया था गोल्ड ने। लेकिन गोल्ड हमारे लिए एक लीडिंग इंडिकेटर का काम कर सकता है फिलहाल के लिए, क्योंकि जैसे हमें चार्ट पे नजर आ रहा है, गोल्ड ने जो मेजर उसका सपोर्ट था, जो काफी, मैं तो कहूँगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ठीक है, अप्रैल 2020, मई 20, जून 2020 से ये सपोर्ट काम कर रहा था। 1 2 3 4 5 6 बार, ना 6 बार ये सपोर्ट ने काम किया था। और फाइनली ये सपोर्ट ब्रेक करके जब नीचे आया था, यहाँ पर एक लेवल थी उसकी, गोल्ड की, जहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेकआउट करके नीचे चला गया। तो बाउंस तो किया है गोल्ड ने भी, और वो बाउंस करने के बाद बिल्कुल उसी लेवल पर जो पहले सपोर्ट का काम किया, वही अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो मैंने इसलिए ये कहा कि गोल्ड हमारे लिए लीडिंग इंडिकेटर का काम कर सकता है, क्योंकि जैसे उसने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है, क्या हम भी वैसे ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे लिए वो रेजिस्टेंस, एज पर SGX चार्ट, वो रेजिस्टेंस हमारे लिए बनता है 17,200 का। ठीक है, बाकी मेजर इंडेक्स भी अगर आप देखो तो जो वहां का उनका रेजिस्टेंस का लेवल था, जिसको ब्रेक करके मार्केट नीचे चला गया था, वो रेजिस्टेंस के लेवल के पास आके ही रुका हुआ है, 2% अप। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के लेवल पर आके रुका हुआ है। और टेक्निकली जो ब्रेकआउट का फिनोमेना है, तो उसमें हम लोग तो हमेशा देखते आ रहे हैं, इट इज ए ट्राइड एंड टेस्टेड and also followed by all the technical analysts method, that जब कोई सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, जब रेजिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट का काम करता है। तो न्यूज भले कुछ भी हो, टेक्निकली हम लोग फिर से रेजिस्टेंस के पास आ गए, मार्केट गैप अप ओपन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 17,000 के 17,200 तक अगर भागता भी है, ये एक अनफिल्ड गैप है। इसको अगर गैप फिल करने की कोशिश की, मैंने शायद कल या परसों के वीडियो में भी ये इसका जिक्र किया था, तो इसमें 17,300 तक का हमें मूवमेंट मिलने की गुंजाइश है अगर ये गैप फिल होता है। बट 17,000 के आसपास ही निफ्टी का क्लोजिंग आएगा, इस महीने का एक्सपायरी आएगा, ऐसे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग लग रही है। ठीक है, सेम विद बैंक निफ्टी, हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक किया था, तो बैंक निफ्टी का 38,000 के पास में क्लोजिंग आ सकता है। बाउंस ज्यादा करेगा तो 38,200 तक जा सकते हैं। और अगर ये वाकई में जो न्यूज आई है, जो न्यूज मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि
बैंक ऑफ इंग्लैंड surprise intervention in government bonds has ignited a global bounce from equity to debt markets. Okay, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का कुछ सरप्राइज इंटरवेंशन हुआ है, उसकी वजह से मार्केट्स बुलिश है. बट आई एम डाउटफुल हाउ लॉन्ग दिस सरप्राइज फैक्टर विल वर्क, because technically we are back to the levels of resistance. Okay, and that's why I said probably gold might work as a leading indicator. But if this news is really bullish, then we can expect a further up move. But I will still consider it as a retracement and not an uptrend. तो अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी के लिए पहला लेवल तो 38,000 का है, दूसरा 38,200 का है, और उसके बाद में फिर 38,500 का, सॉरी 38,500 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए बनता है. सिमिलरली निफ्टी के लिए पहला लेवल जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 17,000 के आसपास आज क्लोजिंग हो सकता है, तो 17,000 के ऊपर का दूसरा लेवल 17,200 बनता है, और फिर 17,400 या 500 तक का एक लेवल बनता है. 500 तक का हम बोल सकते हैं हायर साइड. स्टॉक स्पेसिफिक ऑयल के प्राइसेस गिर रहे थे तो एशियन पेंट्स भाग रहा था, और लॉजिकली अगर देखें तो एशियन पेंट्स को 3600 पे रेजिस्टेंस है. कल के न्यूज के बाद ऑयल के प्राइसेस फिर से शूट हुए हैं. मैं यहीं पर आपको ओपन करके दिखा देता हूं. ये क्रूड ऑयल है, ठीक है. तो क्रूड ऑयल ने अपमूव दिखा दिया है पिछले 2-3 दिन से, और कल भी ये बुलिश था. ब्रेंट ऑयल ये भी बुलिश है. तो ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली वी कैन रिलेट इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यू कैन से कि ऑयल के प्राइस गिर रहे थे तो एशियन पेंट्स बढ़ रहा था, ऑयल के प्राइस अभी बढ़ने लग गए, और टेक्निकली स्टॉक उसके रेजिस्टेंस पे है 3600 के. तो यहाँ से हमें एक शॉर्ट मूवमेंट मिल सकती है एशियन पेंट्स में. मैंने कुछ फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा फोकस किया था, बिकॉज ऑब्वियसली सिप्ला में जैसे हमने देखा कि 1100 का लेवल है जहां पर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है. ऐसे मैंने कल बात की थी 1120 तक मैक्सिमम जाएगा, तो वैसे ही सिप्ला ने भी 1120 को रिस्पेक्ट करके पर कल कंसोलिडेशन किया, दोनों तरफ से मूवमेंट नीचे ऊपर. ओके, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, क्योंकि देखो डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज, डॉक्टर लालपैथ लैब, ये सारे मैंने स्क्रिप्ट्स कल चेक किए, तो ये लोग ये सारे के सारे स्क्रिप्ट्स जो है वो उनके एक रेजिस्टेंस के लेवल पे है. ओके, डिवीज का तो मैंने चार्ट ओपन किया है. एशियन पेंट्स के पास में लैब का चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है. तो ये सारे के सारे उनके रेजिस्टेंस के पास है, और डेटा काफी सारे स्टॉक्स का डेटा जो है वो बुलिश दिख रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें हमको फार्मा सेक्टर में एक अच्छा मूव मिलेगा. ये कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, और अगर ब्रेकआउट देता है तो फार्मा सेक्टर में हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है. और अगर फार्मा सेक्टर में अच्छा मूवमेंट मिल सकता है तो विच इज गोइंग टू बी द बेस्ट बेट फॉर मी, इट इज गोइंग टू बी सिप्ला. बट आई विल नॉट जंप इनटू इट इमीडिएटली. आई विल वेट फॉर द डेटा टू कंफर्म. आज एक्सपायरी का दिन है, मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट कर सकता है, ठीक है. बिकॉज एक्सपायरी का दिन बहुत खास होता है, तो मार्केट एक अच्छा मूवमेंट कर सकता है, बट रिस्क भी ज्यादा होती है. ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा संभल के काम करने की जरूरत है. और जैसे मैंने कल कहा कि अगर बुलिश ब्रेकआउट इन सारे स्टॉक्स में होता भी है, डॉक्टर लालपैथ हुआ, सिप्ला हुआ, डिवीज लैब हुआ. डिवीज लैब तो देखो झुकूंगा नहीं मैं बोल रहा है. पिछले 4-5 दिनों से हम लोग गिर रहे हैं, लेकिन ये हर बार अगर गैप डाउन या नीचे ओपन होता भी है तो कैंडल उसकी ग्रीन में ही क्लोज हो रही है. तो डिवीज लैब भी मुझे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिख रहा है. डिवीज लैब ने अगर 3700 के ऊपर सस्टेन कर लिया सक्सेसफुली, तो अक्टूबर महीने में मुझे उसका 4000 का टारगेट नजर आ रहा है, ठीक है. तो इन सारे स्टॉक्स के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा. और एज ए सेड
निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा चौपी रहेगा, निफ्टी में 17,000 के आसपास, लेकिन ऑब्वियसली डेटा ओपन मार्केट शुरू होने के बाद में जो डेटा बनेगा बुलिश मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गैप अप होने के बाद में 17,000 के ऊपर अगर ओपन होते हैं तो एक रिट्रेसमेंट हमें 17,000 तक मिलेगा। बहुत नीचे तक रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन मत रखना। 17,000 के पास रिट्रेस करके फिर हम अप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। और ऑब्वियसली निफ्टी के स्टेप्स फॉलो करेगा बैंक निफ्टी, गैप अप ओपन होके थोड़ा एक रिट्रेसमेंट मिलेगा हमें और फिर वहां से अप मूव और कंटिन्यू होता नजर आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इन सारे स्टॉक्स पर ध्यान रखना। बाकी आपको अगर कुछ भी किसी स्टॉक के बारे में कुछ एनालिसिस मेरी तरफ से चाहिए होगा तो आप प्लीज कमेंट में उसका नाम और आपका व्यूज मेंशन करना, तो मैं कोशिश करूंगा मेरी तरफ से उस स्टॉक की एनालिसिस करने के लिए। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हैव ए नाइस एक्सपायरी डे, एंजॉय ट्रेडिंग, थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।